हमने इसके पहले वाले लेक्चर में देखा था कि रेडियो न्यूक्लियाइड जो है, कोई भी रेडियो आइसोटोप और रेडियो न्यूक्लियाइड्स को हम उसका तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है बेसिकली, करेक्ट? क्या? एक टाइप ऑफ इमिशन, मतलब कौन सा रेडिएशन वो इमिट कर रहा है, उसकी एनर्जी कितनी है, और तीसरा जो है वो उसका रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। सो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज थे, राइट? नाउ ये तीन इंपॉर्टेंट चीज का हमने जो उसके बेसिस पे हमने बोला कि कोई भी रेडियो न्यूक्लियाइड्स को हम यूनिकली कैरेक्टराइज कर सकते हैं। इट मीन्स ईच रेडियो न्यूक्लियाइड्स, मतलब दो रेडियो न्यूक्लियाइड यदि आप लोगे तो इसमें से तीनों में से कोई ना कोई अलग होगा, करेक्ट? तीनों का कॉम्बिनेशन यदि बना लो कि टाइप ऑफ इमिशन, एनर्जी ऑफ इमिशन और तीसरा जो है वो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ये तीन कैरेक्टरिस्टिक से एक को आइडेंटिफाई कर रहे हो ना, तीन चीज उसका ले रहे हो। तो दो रेडियो न्यूक्लियाइड लोगे ना तो ये दोनों का सेम नहीं होगा किसी का, एग्जैक्टली तीनों पैरामीटर सेम, तीनों कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं हो सकते, राइट? दूसरी चीज और हमने क्या देखी थी, हमने देखा था वहां पे कि आप कुछ भी नहीं कर सकते इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज करने के लिए, नथिंग कैन बी डन, राइट? वो चाहे किसी भी फिजिकल स्टेट उसका चेंज कर दो तभी भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं चेंज होगा, या इनका केमिकल स्टेट चेंज हो जाए तभी भी नहीं होगा, या केमिकली यदि कंबाइन कर लें किसी एलिमेंट से तभी भी इनका कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं होगा, या इनका फिजिकल फॉर्म चेंज हो जाए तभी भी चेंज नहीं होगा। लाइक वाटर में भी वही होगा कैरेक्टरिस्टिक्स, आइस में भी वही होगा, और वेपर में भी रेडियो न्यूक्लियाइड का कैरेक्टरिस्टिक्स वही होगा। इन वन केमिकल फॉर्म रेडियो न्यूक्लियाइड का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो दूसरे केमिकल फॉर्म, उसका केमिकल फॉर्म चेंज भी हो जाए तभी भी वो उसका कैरेक्टरिस्टिक सेम ही रहेगा, करेक्ट? ये चीज देखा था। नाउ विल लुक, अभी क्या है कि हम इसको मेजर कैसे करेंगे, राइट? तो मेजर करने के लिए हमें जो है क्वांटिटी ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड जो है वो मेजर होते हैं बाय बेक्यूरेल। बेक्यूरेल जो है इसका एसआई यूनिट है, और ओल्ड यूनिट जो है वो क्यूरी है, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ क्यूरी। यहाँ पे ना एग्जामिनर स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछता है। जब आप बोलते हो कि 1 क्यूरी इज इक्वल टू दिस मच, 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 मीटर, वो पूछता है ऐसा 10 टू द पावर 10 क्यों इतना ही, व्हाई इट इज लाइक दिस? और उसी पे जो जवाब नहीं देता है तो उसको आरएस एग्जाम में भी वापस कर देता है, बोलते जाओ। आपको ये बेसिक तक नहीं पता, आप समझ रहे? सो थोड़ा ना मतलब सावधानी के साथ, हाँ, एक एक चीजें समझने की, याद रखने की, और क्या जवाब देना है वो दिमाग में रखना है, राइट? ओके, सो क्यूरी का डिफिनेशन क्या था? द क्यूरी वाज ओरिजिनली वाज डिफाइंड एज, क्या क्यूरी का क्या डिफिनेशन था कि एक्टिविटी ऑफ 1 ग्राम ऑफ रेडियम 226, not 22, 1 gram of 2 radium 226, right? In which 3.7 into 10 to the power 10, right? Atoms are transformed to radon 222, right? In 1 second. इसी को डिफिनेशन स्टैंडर्ड दिया गया था क्यूरी का, और इसीलिए वो एग्जैक्टली फिक्स है। क्या? रेडॉन 226 का जो है 1 सेकेंड में जो है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 एटम्स जो है वो ट्रांसफॉर्म होकर के एक नया रेडियो न्यूक्लियाइड जो बना रहे हैं वो रेडॉन 222, उसको क्यूरी बोला जाता है। मतलब बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन द रेडियम 226 के 1 सेकेंड में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, राइट, वो नंबर को हमने क्यूरी डिफाइन किया था, इसलिए ये फिक्स है 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 ही आएगा यहाँ पे, करेक्ट? क्लियर? तो अब लेकिन 1 बेक्यूरेल का डिफिनेशन देखो, ये तो हो गया क्यूरी का डिफिनेशन कि 1 सेकेंड में इतने एटम्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, और बेक्यूरेल का क्या है? 1 बेक्यूरेल इज डिफाइंड
as the quantity of radioactivity in which one atom is transformed per second. ठीक है, becquerel में क्या है कि one atom is transformed per second, तो उसको क्या बोलेंगे, becquerel बोलेंगे. 1 becquerel is equal to 1 atom transformed per second, right? thus 1 के लिए कितना हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड में ही ये भी तो ट्रांसफॉर्मेशन था, राइट? सो thus 1 kV will be equal to 3.7 into 10 to the power 10 becquerel होगा. ये रिलेशनशिप ऐसे आता है. ओके, नाउ अब एक चीज और, कई बार एग्जामिनर जो होता है ना, वो आपके कॉन्फिडेंस को चेक करता है. आपको याद है, आपने रट्टा मारा है कि आपने समझ के काम किया होगा, आप वाकई कॉन्फिडेंट हो व्हाट एवर यू आर सेइंग, वहां पे थोड़ा बहुत आपको घुमा सकता है. देखना, becquerel के डेफिनेशन में ध्यान से देखो, क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन पर सेकेंड है, 1 एटम ट्रांसफॉर्म पर सेकेंड. लेकिन हमेशा यदि पर सेकेंड होता है तो लोग क्या बोलते हैं, रेट है, ऐसा सोचते हैं ना, रेट है, राइट? तो एक बात ध्यान में रखना है कि becquerel जो डिफिनेशन जो है, द becquerel नंबर ऑफ एटम्स ट्रांसफॉर्म पर सेकेंड इज नॉट ए मेजर ऑफ द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. ये रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मेजर नहीं है, क्योंकि इसमें हमने जो रेडियो न्यूक्लियाइड का कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बताया, 3 बताए थे, राइट? टाइप ऑफ इमिशन, एनर्जी ऑफ इमिशन और रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. तो becquerel में चूंकि पर सेकेंड आ गया, तो ऐसा नहीं समझना है कि वो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का यूनिट है. ओके, सो becquerel इज नॉट a measure of rate of transformation. It is becquerel is the unit of radioactivity, right? In which 1 atom is transformed per second. Is 1 becquerel. 1 atom transformed per second is equal to 1 becquerel. You got it? Yes. दूसरा important चीज, ये जो फ्रेज जो है 1 atom transformation per second, जो हमने यूज करा कहां पे, इन द डेफिनेशन ऑफ becquerel. अगेन, इट इज नॉट सिनोनिमस विथ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड बाय द रेडियोएक्टिव आइसोटोप इन 1 सेकेंड. एक ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या बोल रहे कि जो 1 एटम ट्रांसफॉर्म पर सेकेंड जो हम लोगों ने becquerel के डिफिनेशंस में लिया, इज नॉट सिनोनिमस कि एक पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप, राइट? वो सेम नहीं है. कहीं पे सेम हो सकता है, लेकिन इट इज नॉट ऑलवेज सेम. आप याद रखिए, 1 becquerel 1 एटम ट्रांसफॉर्म पर सेकेंड, करेक्ट? इसको ये भी बोला जाता है कि 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, राइट? 1 एटम ट्रांसफॉर्म पर सेकेंड. It is also called 1 disintegration per second. Is also called becquerel. तो becquerel का क्या हो गया, 1 disintegration per second. 1 becquerel is equal to 1 disintegration per second is equal to 1 atom transformed per second. That is true, right? But it is not equal to the 1 atom emitted per second. ये कोई जरूरी नहीं है. आपको समझ में आ रहा है? इट सेज इट इज नॉट सिनोनिमस विथ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इमिटेड बाय रेडियो एक्टिव आइसोटोप इन 1 सेकेंड. ऐसा मत समझ लेना. नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो इमिट कर रहा है 1 सेकेंड में, वो डिफरेंट हो सकता है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड. जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि आप प्योर बीटा इमिटर लोगे, तो उस केस में 1 disintegration per second will be equal to 1 transformation per 1 atom transform per second. It will be equal to 1 becquerel. उस केस में ये तीनों इक्वल हो जाते हैं, समझ गए? लेकिन यदि वही कोबाल्ट 60 का एग्जाम्पल लोगे, तो जब कोबाल्ट 60 जब डिके होता है तो एक बीटा निकलता है और 2 गामा निकलते हैं, तो कितने पार्टिकल निकलेंगे? 3. समझ गया? तो 3 पार्टिकल्स इमिटेड पर सेकेंड होगा. समझ गया? 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होगा में 3 पार्टिकल इमिट करेंगे. ये नहीं होगा कि एक ही पार्टिकल इमिट करेगा. तो ये
ध्यान रखना है। इसलिए ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव घुमा करके एग्जामिनर कैसे पूछेगा, वो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उसका जवाब दे पाओगे। करेक्ट? समझ में आया? हाँ। मतलब एक डिसइंटीग्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही पार्टिकल इमिट होएगा, ये जरूरी नहीं है। इन केस ऑफ प्योर बीटा इमिटर ये तो सही होता है, लेकिन जैसे हमने दूसरा एक एग्जांपल ले लिया कोबाल्ट 60 में, जब एक डिसइंटीग्रेशन होता है तो क्या निकलता है, एक बीटा और 2 गामा, तो कितने पार्टिकल निकले? 3। समझ गए? तो 1 डिसइंटीग्रेशन में 3 पार्टिकल इमिट होंगे। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिलेटेड विद दिस। करेक्ट? नाउ उसके बाद जो है कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम का। अगेन, कंसंट्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज मेजर्ड बाय द स्पेसिफिक एक्टिविटी। ये फ्रीक्वेंट वाइवा के क्वेश्चन होते हैं। ये स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है, राइट? और हमेशा रेडियो एक्टिविटी का कंसंट्रेशन जो है वो मेजर होता है स्पेसिफिक एक्टिविटी से, और इट इज इन टर्म्स ऑफ बैक्यूरेल या क्यूरी पर यूनिट मास होगा, या और पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कितना बैक्यूरेल पर यूनिट मास, या कितना इतना क्यूरी पर यूनिट मास होगा, या पर यूनिट वॉल्यूम होगा, राइट? पर यूनिट वॉल्यूम और पर यूनिट मास, activity per unit mass or activity per unit volume is a specific activity which represents the concentration of radioactivity। समझ गए? तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो आपको याद रखना है, राइट? इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है, द हाईएस्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी कब मिलेगा आपको, राइट? हाईएस्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी अटेनेबल for any radionuclide, right, is the specific activity of the carrier-free radioisotope। carrier-free radioisotope की जो स्पेसिफिक एक्टिविटी होगी वही हाईएस्ट एक्टिविटी अटेंड की जा सकती है। करेक्ट? कैरियर फ्री मतलब? अब कैरियर फ्री का क्या मतलब है? दैट इज, कैरियर फ्री का मतलब है द रेडियो आइसोटोप एलोन, सिर्फ उसमें रेडियो आइसोटोप ही है, उसमें और कोई चीज मिक्स नहीं है। इम्प्योरिटी कोई भी नहीं। हाँ, इम्प्योरिटी जैसे मान लो ऑक्सीजन के एटम्स हैं तो सारे के सारे रेडियो एक्टिव हैं, नॉर्मल नहीं है, मतलब कोई भी न्यूट्रल नहीं है। ऑक्सीजन का ऐसा कोई भी एटम नहीं है जो रेडियो एक्टिव ना हो। सो ऑल रेडियो एक्टिविटी, सॉरी, कैरियर फ्री एक्टिविटी का मतलब द रेडियो आइसोटोप एलोन, सिर्फ उसमें रेडियो आइसोटोप ही होगा, राइट? विथ नो अदर आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। समझ गए? मतलब जैसे मान लो कि ऑक्सीजन का अदर आइसोटोप्स भी होगा, तो सिर्फ जो एक्टिव वाला है रेडियो एक्टिव वही है, अदर आइसोटोप उसमें मिक्स नहीं है उसका, राइट? और एनी अदर केमिकल स्पेसीज पर भी, कोई अदर केमिकल स्पेसीज भी उसमें मिक्स नहीं है, तब जाकर के हाईएस्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी जो होगी ये अटेनेबल होगी। तो हाईएस्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी किसकी होगी? उसकी होगी जो स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ कैरियर फ्री रेडियो आइसोटोप। हाईएस्ट स्पेसिफिक एक्टिविटी ऑफ एनी radioactive element will be equal to the specific activity of the carrier free radioisotope or the radioisotope alone. It means there is no mixture of any other isotope of the same element or any other chemical species which is mixed with that. Okay? So ये एक important concept है, right?